नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आज खासतौर से बात करेंगे हम हमारे देश के आत्मनिर्भर बजट की। जी, हम सभी जानते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ देश लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसी ही परिस्थितियों के बीच देश का जो आम बजट है वो भी पेश किया गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से बजट पेश किया और बाकायदा हम मान सकते हैं चुनौतीपूर्ण स्थितियां रही हैं अगर देखा जाए हमारे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों और खासतौर से गाँव की बात की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ के लिए बेहद ही लाभकारी बजट जो है वो ये नजर आ रहा है। और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. तो देखा आपने यहाँ पर वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ खास निकल कर आया गांव, किसान और कृषि क्षेत्र के लिए, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है, आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है ये कैसा और कितना लाभ देखिए इसके जरिए आने वाले समय में हमारे किसानों को मिल सकेगा। और इसी के लिए हम कह रहे हैं किसानों को तोहफा कृषि ऋण, जी हाँ, जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया गया है। इस पर खास तरीके से आज आपको हम जानकारी देंगे और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस रुक्मिणी जी, आप निदेशक हैं ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विकास भट्ट जी, आप नाबार्ड से हैं उप महाप्रबंधक। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा जी, आप महाप्रबंधक हैं प्राथमिक क्षेत्र वित्तीय समावेश प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक से। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। जैसा हमने आपको बताया कि अगर बात की जाती है बजट 2021 और 22 की, जो पिटारे से जितनी हम कह सकते हैं सुविधाएं निकली हैं, और बजट की जब हम बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप भी जानें, और इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। फरवरी को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। ये इस दशक का पहला बजट था। बजट में कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। आम बजट में आत्मनिर्भरता का ध्येय निहित है और कोरोना संकट काल के बाद राष्ट्र को मजबूती से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास और प्रावधान किए गए हैं। साल 2021-22 का बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों में स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को शामिल किया गया है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए शुरुआत से ही प्रतिबद्ध रही है। इसकी झलक संसद में पेश किए गए बजट 2021-22 में भी दिखी। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है। देश के किसानों को पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। सरकार ने मई 2020 में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।
तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए और हमारा कृषि क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम इसको मानते हैं और वाकई ये रीढ़ है, ये साबित कर दिखाया कोरोना कालखंड में भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए जो स्थिति बनी रही, लेकिन इस बीच कृषि क्षेत्र जो हम मान सकते हैं जिसने पूरी तरीके से संतुलन बनाया और उसी वजह से जो कृषि ऋण है उसका जो लक्ष्य है अब उसको बढ़ा दिया गया है। क्या फ़ायदा इसका है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि आवश्यकता इस तरह की क्यों होती है। बढ़ाया तो गया है लेकिन किस तरह की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को महसूस किया गया भारत सरकार द्वारा और फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको जो लक्ष्य है इसको बढ़ा दिया। इस बारे में रुक्मिणी जी आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लक्ष्य को अब बढ़ाया गया है किस तरह की आवश्यकताएं हैं हमारे देश की जो कृषि है उसको देखते हुए और किसानों को देखते हुए। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी हमेशा से यही रहा है कि किस तरह से फार्मर्स को जो है जी कंसेशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है उन तक पहुंचा जा सके, तो सो दैट फार्मर्स जो हैं अपने इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जैसे उनको सीड्स खरीदना हो, फर्टिलाइजर्स खरीदना हो या मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स करना हो, इनफैक्ट प्रोडक्शन नीड्स जो भी हो मीट करने के लिए उनको जो है टाइम से लोन मिल सके। जी। इसी को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल जो है अपने बजट के थ्रू क्रेडिट फ्लो का टारगेट अनाउंस करती है, जो जिसका कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतना क्रेडिट फ्लो होना ही है। जी, यानी तमाम संभावनाओं को देखते हुए हम ये करते हैं, इस तरह की इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती हैं तभी हम मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो बजट है वो दिया जाता है, लक्ष्य निर्धारित हम करते हैं। जी जी, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है इस बात को बताते हुए कि जितना भी गवर्नमेंट क्रेडिट फ्लो के लिए टारगेट तय करती है अब तक हमने उसको ऑलवेज अचीव करके इनफैक्ट सरपास किया है। जी। अगर मैं 2019-20 का फिगर लूँ 13.50 लाख करोड़ का हमें टारगेट दिया गया था जी। और इसको ओवर अचीव करके हमने 13.92 लाख करोड़ का जो है लोन्स फार्मर्स को डिसबर्स किया, तय सीमा से भी ज्यादा बिल्कुल जी दिया है। और अगर मैं लेटेस्ट फिगर 2020-21 के टारगेट को बताऊं तो लास्ट ईयर हमें टारगेट मिला था 15 लाख करोड़ का, जो अभी जनवरी तक का फिगर जैसे नाबार्ड ने हमें बताया है कि मोर देन 11 लाख करोड़ का जो है जीएलसी हम ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं। जी बिल्कुल, करीब 11-11.5 लाख करोड़ तक हम यानी पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि मार्च तक हम इसको सरपास कर लेंगे। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से देखिए जैसा आपने बताया जो उम्मीद हम जता रहे हैं लगातार जो बढ़ोतरी है वो हम इसमें देखते हैं, उसी वजह से जो लक्ष्य है उसको भी इस बार हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, उसमें इजाफा हमने किया है। इस बारे में विकास जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी रुक्मणी जी ने भी कहा कि जो नाबार्ड के पास जो लगातार डेटा आया है और करीब अगर हम देखें 11.5 करीब तक ये पहुँच चुका है, किस तरीके से नाबार्ड की एक जिम्मेदारी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके क्रियान्वयन में भी और कैसे अलग अलग स्तर तक इसको पहुँचाया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, इसके लिए हमने एक व्यवस्था दी है रिजर्व बैंक और बाकी बैंकों के साथ मिलकर। जी, नाबार्ड ये जो ऋण है 16.5 लाख करोड़ का, ये दो तरह से एलोकेट किया जाना है। एक तो एक्टिविटी वाइज, लाइक कितना क्रॉप लोन में जाएगा, कितना एनिमल हस्बेंड्री में जाएगा, कितना हॉर्टिकल्चर में जाएगा। दूसरा बैंक वाइज। जी, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने जैसे एक प्रक्रिया बनाई है, लीड बैंक स्कीम एक रिजर्व बैंक ने बनाई है। तो इसके तहत क्या होता है कि जिला स्तर पर हम पहले अलग अलग एक्टिविटी में एग्रीकल्चर और अलग जो इसके अलावा भी और भी जो प्राथमिक क्षेत्र हैं जी, उसके हिसाब से हम पोटेंशियल एसेस करते हैं और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिला स्तर पर जी। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये बाकी बैंकों और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके किया जाता है। तो उसके हिसाब से हम एक्टिविटी वाइज कितना कितना प्रत्येक जिले में क्रॉप लोन और बाकी जितनी भी टर्म लोन की एक्टिविटीज हैं वो जाएगा, उसको डिवाइड कर देते हैं जी। और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल लिंक प्लान। ये पूरे सारे जिलों के लिए बनाया जाता है जी। इसके बाद लीड बैंक व्यवस्था के तहत 3 समितियां बनाई गई हैं, एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर जी। तो ये तीनों समितियों में इसको रखा जाता है और उन समितियों में इसी टारगेट को बैंक वाइज बांट दिया जाता है जी। वहां से वितरण यानी शुरू हो जाता है, बैंक वाइज बांट दिया जाता है जी। बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि पूरे जब बैंक तक ये पहुंचता है उसके बाद जो हमारे बैंक से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इस बारे में अरुण जी आपकी राय भी मैं यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी चुनौतियाँ ज़ाहिर तौर पर रहती हैं। जिस तरीके से हमारे देश की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, अक्सर हालांकि जो किसान हैं उनकी शिकायतें भी रहती हैं लेकिन उनका समाधान भी किया जाता है। जब लेकिन क्रियान्वयन किया जाता है, जब फंड्स बैंक तक पहुँचते हैं, कैसे उसके बाद एक किसान तक उसको पहुँचाने की कोशिश जो है वो शुरू होती है? किसान भाइयों, हम आपके सेवा में डिफरेंट बैंक्स की शाखाएं आपके नज़दीक में उपलब्ध हैं
और बैंक की शाखाओं के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ग्रामीण बैंक भी हमें योगदान देते हैं जी। और कृषि क्षेत्र में काफ़ी स्तर पर वो भी कोऑपरेटिव्स और ग्रामीण बैंक भी अपना योगदान देते हैं। हम जो किसान भाई हैं उनको दोनों तरह से, जैसे नाबार्ड से आए उप महाप्रबंधक ने बताया कि उनको कार्य पूंजी के लिए भी केसीसी, जैसे उस साल में फसल पे कितना उनका खर्चा आना है उसके लिए हम एक विशेष योजना केसीसी के माध्यम से देते हैं जी। तो कृषि कार्ड हम चाहते हैं कि, और सरकार भी चाहती है कि हर किसान के पास उपलब्ध हो जी, बिल्कुल, ताकि उसके रोजमर्रा की जो भी खर्चा है वो वहां से अपना पूर्ति कर सके जी। और उसका आंकलन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज फसल के हिसाब से, जो भी वो फसल लगाता है किसान उसके हिसाब से उसका आकलन किया जाता है जी। और फसल के खर्चे के साथ साथ उसको हम जो मशीनरी है उसको अपकीप रखने के लिए जी, और बाकी उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे पोस्ट हार्वेस्ट फसल कटने के बाद भी उसका जो खर्चा होता है मंडी में ले जाके बेचने तक का उसको हम पूरा करके देते हैं जी, ताकि उसको कहीं बाहर से महंगे ऋण पे, महंगी दर पे ऋण ना लेना पड़े जी। यानी जो सूदखोरों से कम एक जो किसान है वो बच सके, क्योंकि जो किसान भाई जानते हैं कि अगर बाहर के सूदखोर जो हैं या जो भी मनी लेंडर हैं उनसे जब वो ऋण लेते हैं तो वो कहीं 2-3-4% प्रति माह उसका दर रहता है जी, जो कि बहुत भारी पड़ता है। और सरकार ने इसमें सबवेंशन भी दिया है कि 3 लाख तक के ऋण के लिए केसीसी में फसल के लिए वो सबवेंशन उपलब्ध रहता है। 7% तो वैसे ही उसको ब्याज लगता है, 2% सबवेंशन मिलने के बाद। और अगर किसान समय पे उसका भुगतान करते हैं ब्याज का, तो उसको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट उसको कहते हैं कि उसने सुचारू रूप से अपना खाता चलाया तो उसको 3% और भी मिलता है। यानी तो सरल शब्दों में हम कहें तो ब्याज में छूट किसान को मिल जाती है। 4% सिर्फ सालाना जी, उस पे ये ऋण उपलब्ध होता है जी। पहले ये जैसे बताया गया कि सिर्फ फसल ऋण के लिए ही उपलब्ध होता था, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो डेयरी, पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री के और फिशरी सभी क्रियाकलाप के लिए भी 2 लाख के लिए वो उपलब्ध हो गया जी। बिल्कुल, तो जो लगातार फसल लगाते थे उनके साथ साथ जो हमारे किसान भाई फिशरीज का, डेयरी का, पोल्ट्री का या गोटरी, पिगरी, कोई भी क्रियाकलाप एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ वो करते हैं तो उनको भी 2 लाख तक के लिए ये विशेष सुविधा उपलब्ध है और मात्र 4% पे ये ऋण उपलब्ध हो जाता है जी। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ कृषि बल्कि उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए भी हम मान सकते हैं, उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए भी जी। और क्योंकि कृषि के साथ साथ इन क्षेत्रों का योगदान भी भरपूर है जी। बिल्कुल, और इसीलिए जी ये जो इस वर्ष पिछले से खास तौर पे इन वर्गों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रखी गई है जी। बिल्कुल, और सरकार ने ये ध्यान रखा भी है। इस बारे में रुक्मिणी जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ना सिर्फ कृषि बल्कि उससे जुड़े हुए जो तमाम क्षेत्र हैं सरकार का फोकस उन पे रहा है और वही हमने एक झलक जो है बजट में भी हमें देखने को मिली। क्या इस पर कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा काफ़ी उपलब्धियाँ सरकार ने अर्जित की हैं। 2018 से पहले जो है सिर्फ क्रॉप लोन्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और केसीसी मिलता था, लेकिन 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट में अप्रूव करके एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी को भी इंटरेस्ट सबवेंशन प्लस ये केसीसी का जो है लाभ देने का डिसीजन लिया है। इससे क्या है कि हमें फोकस उन पे ज्यादा करने की जरूरत पड़ रहा है क्योंकि वो अभी पहली बार जुड़े हैं जी। बिल्कुल, तो इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो क्रॉप्स कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स वो ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, तो उनको एक लमसम जो है लोन मिलने का फायदा रहता है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है इस साल के बजट में फोकस एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज पे रखा है। जो 16.50 लाख करोड़ का जो टारगेट है उस पे फोकस इन पे रहेगा जी। बिल्कुल, यानी देखिए जो लक्ष्य है उसको हमने बढ़ाया है। और खासतौर जी विकास जी आपसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके नाम में भी विकास है, तो वही विकास जो हम मान सकते हैं सरकार को नजर आ रहा है कृषि क्षेत्र में भी, और उसी को देखते हुए जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया गया है। क्या नाबार्ड की तरफ से भी इस तरह की सिफारिशें जो हैं भारत सरकार को दी गई थी?
जी बिल्कुल, नाबार्ड हमेशा से कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के साथ संबंधित रहता है, इस बारे में चर्चाएं होती ही रहती हैं जी। और इनफैक्ट ये बात केवल ये 16.5 लाख करोड़ टारगेट की नहीं है। आप अगर बजट को गौर से देखेंगे तो इससे संबंधित और भी घोषणाएं हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं जी। जैसे कि एक स्वामित्व स्कीम एक भारत सरकार ने चलाई है और इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा RIDF में भी एलोकेशन बढ़ा के 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ कर दिया गया है जी, बिल्कुल। जो नाबार्ड के माध्यम से संचालित होता है, जिसका मुख्य पर्पज है कि गांव स्तर पर रोड्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना, जिससे कि उस ऋण का यूज हो सके और उस ऋण के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। किसान क्रेडिट कार्ड को अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की नीतियां रही हैं कि जो किसान की आवश्यकता है उसको ना सिर्फ पूरा किया गया बल्कि पहले उसे समझा गया, जाना गया और फिर शायद जो किसान हैं उन्हीं के अनुसार उनको ढाला भी गया, यानी जो तमाम सुविधाएं उनको बनाया जाए। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनमें से एक हम मान सकते हैं इसको। किसान क्रेडिट कार्ड सरकार ने वैसे तो 1999 से शुरू हो गया था, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि लगभग 14 करोड़ के आसपास कृषि लैंड होल्डिंग्स हैं भारत में, तो जिसमें से अभी कुछ हैं जो अभी भी कवर होनी बाकी हैं। तो पिछले साल फरवरी से भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था कि सारे जितने भी ऐसे किसान हैं उनको, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको इस योजना के अंतर्गत कवर करना। और मुझे लगता है फरवरी से लेकर अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है 1.87 करोड़ एडिशनल फार्मर्स इसमें इंक्लूड किए जा चुके हैं, नए जोड़े जा चुके हैं। बिल्कुल अरुण जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाती है, ये किसान के लिए बेहद ही अच्छा ये साबित हो रहा है। जब उन्हें आवश्यकता होती है तब वो ऋण ले सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि इसमें ना सिर्फ पशुपालन और बल्कि अगर मछली पालन क्षेत्र की बात की जाए इसको भी जोड़ा गया है। क्या हम मान के चलें कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो किसान है उनका रुझान बढ़ेगा और जो अभी शायद कुछ तबका अगर छूटा हुआ है तो वो भी अब इस तरफ आगे बढ़ेगा ऋण के लिए? हाँ जरूर, ये जो सरकार की मंशा भी यही है कि कोई भी किसान ऐसा ना हो जिसे KCC की सुविधा उपलब्ध ना हुई हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो PM किसान के अंतर्गत जो भी किसान सम्मान योजना के अंदर पेंशन में अकाउंट खोल रखा है उन सबको ये आमंत्रण है बैंकों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाइए और KCC की सुविधा प्राप्त कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बैंक से, सरकार से आप बात कर सकते हैं, हम उसका तुरंत निवारण करते हैं जी। और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी किसान भाई जो ऐसा ना बचे जिसको की ज़रूरत है KCC की और उसके पास ना हो जी। KCC सैचुरेशन के नाम से अभी ये कैंपेन जारी है और इसमें जैसे 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अभी 1.9 करोड़ के आसपास के ऊपर हो चुका है कवरेज। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी तक जो डेयरी फार्मर था या फिशरी फार्मर था या एनिमल हस्बेंड्री, जो और भी क्रियाकलाप कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं जो कि किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो भी लोग करते हैं, तो उनको कवर करने के लिए ये विशेष केंद्रित प्रोग्राम है सरकार का कि उनको भी कवर करें। बिल्कुल, और खासतौर से हम मान सकते हैं किसानों को केंद्रित करके या पूरी तरीके से फोकस अगर हम बात कहें तो यहाँ पर देखिए किसानों के जब चौतरफा विकास की बात हम करते हैं, कृषि सुधार की जब हम बात करते हैं, उसके लिए आवश्यकता होती है ऋण की, और वही अब लक्ष्य जो है उसको बढ़ाया गया है। आप अगर सरल शब्दों में इसको समझें तो आप जान सकते हैं अगर किसी चीज़ की सीमा हम बढ़ा रहे हैं यानी जो आवश्यकता है वो निकलती हुई नजर आ रही है किसानों के फायदे के लिए, और उसी वजह से इस लक्ष्य को भी अब आगे बढ़ा दिया गया है। और कितना फायदा इसके जरिए इस बजट से हमारे किसानों को मिल सकेगा बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के आम बजट की, आत्मनिर्भर भारत के बजट 2021 और 22 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गांव, किसान, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नया निकल कर आया है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार किसानों के चौतरफा विकास पर काम कर रही है। सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के लिए और
बजट के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। तो जाना आपने, लगातार अगर बात की जाए ना सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि किसानों का अगर विकास हो सकेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यकता रहती है कृषि ऋण की, जिसके लक्ष्य को बढ़ाया गया है। लेकिन ये हमें और बेहतर ढंग से समझना होगा कि कैसे ये फ़ायदा हमारे किसानों को कर सकता है। इसी कड़ी में रुक्मिणी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, एक लक्ष्य हमारे सामने है किसान की आय को दोगुना करने का, डबलिंग इनकम की जब हम बात करते हैं, क्या उस लिहाज में कितना कारगर होगा जो हमारी जो एक कर्ज की सीमा को हमने बढ़ा दिया, जो लक्ष्य हमने रखा था, इसको हम आगे बढ़ा के चल रहे हैं? ये जो हमने 16.50 लाख करोड़ का एग्री क्रेडिट टारगेट फिक्स किया है, इससे काफ़ी सारे फायदे फार्मर्स को हो सकता है। ये है कि इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मर्स पे पड़ेगा। मोर एंड मोर फार्मर्स जो है लोन के दायरे में आएंगे, उनको केसीसी का लोन मिलेगा, बहुत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उनको मिलेगा, और लोन भी वैसा मिलेगा जैसे कि उनको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको मिल सकता है। अगर वो टाइम से पे करते हैं तो 4% के रेट पे लोन्स मिल सकता है। इससे जैसे अरुण जी ने बताया कि प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास उनको जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। सेकंड, इसमें ये होगा कि फार्मर्स के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी अपना ध्यान दे सकें, सो विच इज बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर किसानों के लिए रहेगी। जी, कैपिटल फॉर्मेशन से उनका डबलिंग ऑफ इनकम होगा और वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एंड द कंट्री विल बेनिफिट। बिल्कुल एक सकारात्मक दिशा में हम यानी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से विकास जी, अगर बात की जाए, जैसा रुक्मिणी जी ने कहा कि जो हमारे किसान की आमदनी की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ वो दुगनी बल्कि जो किसान है उनका तो ये भी कहना होता है कि जो इसमें हमारे ऋण की प्राप्ति होती है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए, यानी आवश्यकताएं शायद ज़्यादा हैं किसान की, वो खुद भी चाहते हैं कि जो ऋण उनको मिलता है उसको हम बढ़ा दें। तो क्या आने वाले समय में इस तरह की जो नीतियाँ हैं वो हमें नजर आएंगी जिससे किसानों को और ज़्यादा फायदा हो? हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ तक ऋण को बढ़ाने की बात है, ये तो जैसे जीएम साहब ने भी बताया, इसका एक तरीका है कि जितनी किसान के पास ज़मीन होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है, वो हर साल उसका एसेस करती है किसान के रिक्वायरमेंट की, फसल में इनपुट में उसका कितना पैसा जा रहा है और बाकी चीज़ों में कितना जा रहा है जी। तो उसके हिसाब से हर साल उसको ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया ही जाता है और हर एक ज़िले में बढ़ाया जाता है जी। वो तो उस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है जी। दूसरा, इसमें एक और चीज़, जैसे अभी हाल में ही सरकार ने 10,000 FPOs बनाने की घोषणा की थी, कृषि उत्पादक संघ जी। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो किसान, जो छोटा किसान होता है, आप जानते हैं देश में 86% के आसपास जो किसान हैं वो छोटे और मंझले किसान हैं जी। बिल्कुल।
तो उनको फ़ायदा देने के लिए, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए और कलेक्टिव तरीके से वो खेती कर सके और बाकी सारी स्कीम्स का भी लाभ ले सके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सेटअप कर सके, उसके लिए योजना सरकार ने चलाई है, जिसके लिए अगले कुछ वर्षों में 10,000 एफपीओज बनाए जाएंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की जब हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए हम मान सकते हैं कृषि ऋण का जो लक्ष्य है उसमें वृद्धि यहाँ की गई है। साथ ही यहाँ अरुण जी आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब आपने बताया कि कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाता है, किसानों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ किसान के सामने कुछ समस्याएँ भी रहती हैं। अगर हम बात करते हैं KCC की बात की जाए या उनको ऋण में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसके लिए क्या आपका सुझाव हम मान सकते हैं किसानों के लिए किस तरीके से तैयारी वो करें अगर उन्हें ऋण के लिए आवेदन करना है? तो किसान भाइयों को अगर ऋण के लिए आवेदन करना है, अगर तो उनको KCC चाहिए तो क्रॉप लोन के लिए, फसल ऋण के लिए तो कितना ज़मीन और कौन सी फसल उनको लगानी है, पहले उनको ये निश्चित करना होता है जी। उसी के हिसाब से जैसे विकास जी ने बताया कि उनका एक लिमिट फिक्स होता है कि ताकि उनको कोई इस बारे में कमी ना पड़े। और ये इसके साथ में ये भी जरूरी है उनको फसल निश्चित करना, क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना फसल बीमा की है, उसमें वो भी बहुत सब्सिडाइज्ड है। तो ये फसल बीमा की राशि भी हम KCC के माध्यम से उसको उपलब्ध करवाते हैं किसान को जी, ताकि वो फसल बीमा भी ले। अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई सूखा पड़ता है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसको वहां से इंश्योरेंस से उसको कवरेज मिल जाती है जी। और ये इस लिए उसको ये बताना बैंक में जाके बहुत जरूरी है कि कौन सी फसल लगा रहा है, और आगे अगर वो बदलता है तो भी उसको जाके बदलवा लेना है कि मैंने इस बार, क्योंकि फसल चक्र में कई बार एक ही फसल जरूरी नहीं है किसान लगाएगा जी। KCC बनता है उसको 5 साल के लिए, बीच में अगर वो फसल कभी भी बदलता है जो उसने बैंक को बताया है, तो जाके बैंक में अपना ये दर्ज कराना जरूरी है कि ये बार मैं ये दूसरी फसल लूंगा, ताकि उसका बीमा उस फसल का जाए और बाद में जब अगर उसको क्लेम मिलना है तो इसमें कोई समस्या ना आए जी। बिल्कुल। तो बाकी इसमें कोई भी बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये निर्धारण करना कि उसको कितनी जमीन पे कौन सी फसल लगाना है, उसके बाद में ये सुनिश्चित करना कि कितना KCC देना है, ये बहुत आसान है और ये ना कभी ब्रांच में दिक्कत आएगी। सिर्फ ये जरूरी है कि उसके पास एक रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए कि उसका जमीन का स्वामी है वो, या अगर वो लीज पे लेता है वो भी टेनेंट फार्मर, कई बार ओरल टेनेंसी भी होती है जी। तो वहां भी कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने सोइंग सर्टिफिकेट के नाम पे अपना सर्टिफिकेट दिया है जी, रेवेन्यू अथॉरिटी से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अगर आपके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज अगर आपके पास आपका स्वामी नहीं है आप, लेकिन आप शेयर क्रॉपर हैं या आप लीज पे लेके उसको, कुछ किसान भाई अपनी जमीन नहीं है लेकिन लीज पे लेके उसको क्रॉप लगाते हैं, तो वो भी पात्र हैं इसके KCC जी। बिल्कुल, उसके लिए हम मान सकते हैं सरकार की योजना भी है ये जो है, और इसीलिए हमने इसको काफी छोटे ऋण के लिए काफी सरल बना रखा है, सरलता की। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए रुक्मिणी जी, इस बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं किसानों की समस्याएं रहती थी कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर बैंक में जाते हैं, या और भी योजनाओं के जब लाभ की बात आती है, लेकिन बदलाव हम यहाँ ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो प्रणाली थी उसको काफ़ी सरल कर दिया गया है किसानों के लिए, जो एक शायद मांग भी किसानों की चल रही थी जी। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे अरुण जी ने पहले ही कहा है कि फार्मर्स को किस तरह से इजीली लोन मिल सके, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में मिल सकें, इसके लिए उनको KCC सैचुरेशन ड्राइव के थ्रू सबको KCC कार्ड प्रोवाइड करने का मैसिव कैंपेन हम चला रहे हैं जी। 2019 से ही चल रहा है, लेकिन अब इसको और मिशन मोड पे करके 2020 से हम लगातार चला रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दिया है। अब फार्मर्स को जो है कोई भी सर्विस चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सर्विस चार्जेस जो 3 लाख के लोन लेना होगा उसके ऊपर सर्विस चार्जेस, लेजर चार्जेस, फोलियो चार्जेस सब हटा कोई शुल्क उस पर यानी नहीं देना होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी दिया कि कोलैटरल फ्री लोन जो है अब फार्मर जो है 1.6 लाख तक, नॉट करोड़, 1.6 लाख 60 लाख तक ले सकता है। फिर फार्मर्स के लिए एक सिंप्लीफाइड कॉमन फॉर्म बना दिया
गया है जिसको भरने में बहुत आसानी रहता है जी। और गवर्नमेंट ने ये भी तय किया कि कितने दिनों में केसीसी कार्ड इशू करना है। 15 दिनों के अंदर बैंक्स को जो है एप्लीकेशन आते ही उसको स्क्रूटनी करके 15 दिन के अंदर बताना है कि उसको केसीसी इशू हुआ है कि नहीं, और ये मैंडेटरी है जी। बिल्कुल, ये सब सुविधाएं किया है। एंड दूसरा बहुत मैसिव सैचुरेशन ड्राइव के थ्रू हम ये चाहते हैं कि सारे पीएम किसान बेनिफिशियरीज जो हैं केसीसी में कवर हो जाएं। हमने एक असेसमेंट किया था। असेसमेंट में हमने ये देखा है कि 2.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं ऐसे पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैं जिनके पास केसीसी कार्ड है नहीं। तो इनको हम मिशन मोड पे कवर करने के लिए काफ़ी सारे कदम हमने उठाए हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड बैंक्स सबको डायरेक्शंस और रिक्वेस्ट भेजी है कि सब आप इसको फार्मर्स को मोटिवेट करके उनको हेल्प करें कि ये केसीसी ले, एंड सो दैट उनको जो है पीएम किसान बेनिफिट के अलावा जो है लोन भी उनको मिले, सो दैट उनके हाथ में अच्छा खासा अमाउंट आए। जी, यानी जो आवश्यकता है वो एक किसान की पूरी हो सके। और खासतौर से विकास जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से बदलाव किया गया है कृषि ऋण के लिए, जो जिसके बारे में रुक्मिणी जी ने हमें विस्तार से यहाँ जानकारी दी, आपको क्या लगता है और कितनी ज़्यादा संख्या में, एक जो लक्ष्य हम मान के चल रहे हैं फिलहाल 2.5 करोड़ जो किसान हैं जिनके केसीसी नहीं है, और हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे और ज़्यादा किसान जो हैं इससे जुड़ सकें और जो हमारी देश की कृषि है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको वो मजबूती प्रदान कर सकें? जी जी, लॉन्ग टर्म में सरकार का लक्ष्य है कि सारे जो किसान हैं उनको बैंक से जोड़ना है और केसीसी उनको सभी को प्रोवाइड करना है जी। इस संबंध में बेसिकली डिजिटाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने कुछ समय से सुना होगा जन धन योजना भी एक सरकार ने चलाई थी, जिसमें सभी लगभग 41 करोड़ अकाउंट अब तक खोले जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर गाँव के और किसान ही लोग हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए विभिन्न स्तर पर नाबार्ड के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऊपर से किसान क्रेडिट कार्ड जो अब दिया जाता है, ये अब कार्ड की फॉर्म में दिया जाता है। तो जो मैं डिजिटाइजेशन की बात कर रहा था, तो प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अवेयरनेस पे बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है, सभी स्तरों पर काम चल रहा है जी। और जिस तेज़ी से मुझे लगता है किसान जुड़ रहे हैं, ये दिन दूर नहीं जब एक दिन सभी किसानों के पास क्रेडिट कार्ड होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने यहाँ बात कही कि वो दिन दूर नहीं जब सभी किसान जो है उनके पास अपना किसान क्रेडिट कार्ड होगा। लेकिन यहाँ अगर बैंक्स की हम बात करते हैं अरुण जी, क्या एक चुनौती बैंक के सामने रहती है जब हम कहते हैं कि और ज़्यादा जो किसान हैं उन तक हमें पहुँचना है, जो दायरा है हमें वो बढ़ाना है, क्या कुछ चुनौतियाँ आपको लगती हैं बैंक के सामने भी आती हैं? बैंक के सामने चुनौतियां इस प्रकार से आती हैं कई बार, जैसे पीएम किसान के जो जैसे मैंने आमंत्रित किया है कि सभी लोग जिनको केसीसी नहीं मिला, आपके नज़दीकी शाखा से जाके आप बात करके अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं जी। लेकिन हमने इसको भी और सुदृढ़ करने के लिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी तरफ से जितने भी हमारे पीएम किसान के खाता धारक हैं उनको एक एसएमएस के जरिए हम सूचित कर रहे हैं, ये आमंत्रण दे रहे हैं कि आप जाइए, अगर आप लेना चाहते हैं, आपने अगर कहीं से केसीसी नहीं लिया तो आप नज़दीकी शाखा में जाके पंजाब नेशनल बैंक की आप ये केसीसी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ में एक गवर्नमेंट ने भी उनको एक वो दिया, जैसे विकास जी ने बताया डिजिटाइजेशन की बात। कोई भी किसान सीएससी प्लेटफॉर्म पे जाके एक मात्र 30 रुपया लगता है उसको, और अपने रिकॉर्ड के साथ अपनी एप्लीकेशन लोड कर देता है। तो वो पीएम फसल बीमा एक पोर्टल बनाया गवर्नमेंट का, उसके अंदर रिफ्लेक्ट होके और वो उस बैंक के पास पहुंच जाता है जी। एक महत्वपूर्ण माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर हमारे ये किसान ये केसीसी लेने का इच्छुक है, तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट ने बहुत सरल कर दिया है। और जो भी पोर्टल पे वो एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे आपने बताया 15 दिन के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि उनको सैंक्शन कर दिया जाए, और छोटी लिमिट तक जहां कोई भूमि का बंधक नहीं रखा जाता, 1.60 लाख तक, 1,60,000 तक कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी का जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए वहां तक तो बहुत सरल हो जाता है। उसके बाद में एक उसको बंधक बनाने के लिए फॉर्मेलिटी है, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाके वो भी एक हफ्ते के दौरान में अगर वो कंप्लीट कर देते हैं तो उनको वो बड़े अमाउंट का, कितने भी बड़े अमाउंट का लोन जो होता है उसका भी प्रावधान है, वो भी इसके माध्यम से
जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अधिकतर जो किसान हमारे देश में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, करीब 86% छोटे और सीमांत किसान, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी हम मान सकते हैं, बीज की बात की जाए, मशीनरी की बात की जाए, और यहाँ तक कि अब पशुपालन क्षेत्र में भी उनके लिए जो एक अवसर है वो उपलब्ध रह सकेगा, क्योंकि जो ऋण का जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया गया है। खासतौर से रुक्मिणी जी अगर देखा जाए, क्योंकि पहले एक होती थी स्थिति, सामंजस्य जो है वो आपस में नहीं बैठ पाता था, एक तालमेल में कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो शायद कमी रहती थी, किसानों की समस्याएं रहती थी, लेकिन सरकार ने पहले उन्हीं बिंदुओं पर फोकस किया कि चौतरफा विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब हम जाएंगे गांव तक भी किसान इससे जुड़े, पहले शायद वहां प्रणाली को मजबूती दी गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसी को नज़र में रखते हुए हम जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, केसीसी सैचुरेशन ड्राइव के थ्रू हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स फार्मर्स को आ जाएं वो ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व हो जाएं। और ये भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको भी लोन की ज़रूरत हो उनको ज़रूर मिले। बिल्कुल, देखिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, लेकिन यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए, अगर किसी कारणवश एक जो किसान है उसको ऋण नहीं मिल पाता है, क्योंकि संभावनाएं उनके पास काफ़ी हैं, लेकिन किसान इच्छुक भी है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं मिल पाता, तो क्या ऐसे में आवश्यक है कि किस तरह का जो प्रशिक्षण है वो उनको जिला स्तर पर या उनके ब्लॉक स्तर पर दिलाया जाए, जिससे वो सारी जानकारी उनके पास हो और फिर सफलतापूर्वक उनको ऋण जो है मिल सके? बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की। एक्चुअली यही जो मैं आपको बता रहा था, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत ब्रांच स्तर पर और गांव स्तर पर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जहां पे जो कुछ रिटायर्ड बैंकर्स हैं या जो सर्विंग बैंकर्स हैं उनको भी हायर करके और किसानों को बुला के, लोगों को बुला के उनको बैंक से संबंधित सारी जितनी सेवाएं हैं, उनको बैंक से क्यों जुड़ना चाहिए और क्या सेवाएं हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और डिजिटल बैंकिंग की भी अब जानकारी दी जा रही है, इवन गाँव के स्तर पर। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और खासतौर से रुक्मिणी जी अगर हम बात करते हैं, जैसा विकास जी ने अभी यहाँ जिक्र किया, जब डिजिटल बैंकिंग की हम बात करते हैं, यानी रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो लक्ष्य हम बढ़ा रहे हैं अपने लिए, और इसके साथ साथ नवाचार यानी इनोवेशन की जो बात की जाती है, दोनों ही शायद पहलू ऐसे जिनका कहीं ना कहीं सीधा संबंध है। अगर हमारे पास ऋण की उपलब्धता है तभी हम इनमें आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मैंने पहले ही कहा था, क्रेडिट टारगेट इंक्रीज करने से क्या है कि फार्मर्स के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करें या एनिमल हस्बेंड्री में जाएं या डेयरी में जाएं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उनके पास कितना ज़मीन है और उनको कितना लोन चाहिए। वो चाहे तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं 3 लाख तक, जो इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ मिलता है, या लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहे तो उसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करता है। जी, जब हम बात करते हैं नवाचार यानी इनोवेशन की, लगातार प्रधानमंत्री इस बारे में कहते हैं कि जब तक हम नवाचार में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शायद लागत को कम करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन अब हमारे जो किसान हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उसके लिए जो हर संभव मदद है वो की जा रही है। और कृषि ऋण की जब बात की जाती है, ये भी एक बड़ी मदद जो किसान को मिल पाती है। अरुण जी, अगर हम खासतौर से अगर बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, अगर इस दिशा में हम आगे बढ़ें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कैसे एक ना सिर्फ बाजार जो है उसमें संभावनाएं नजर आई हमें, वो भी एक सीधी तौर पर अगर मदद देखी जाए कृषि ऋण की मदद से ही इस दिशा में लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, खासतौर से युवा जो हैं देश के। जी हाँ, बिल्कुल। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री जी और सरकार का भी एक ध्येय है कि आमदनी बढ़ाना है और उसको डबल करना है। जी, हमारे यहाँ जो कृषि है, आधी कृषि इरिगेटेड है और आधी बरसात पे निर्भर है, रेनफेड है। तो उसको भी हम सुदृढ़ करने के लिए, जैसे माइक्रो इरिगेशन में आपके बजट 5,000 से 10,000 करोड़ कर दिया है। जी बिल्कुल। अब पीएम किसान कुसुम के अंदर जो उसके ट्यूबवेल्स हैं, उसको अगर सोलर एनर्जी से लिंक करना है वो भी प्रावधान है, उसमें काफी अच्छी सब्सिडी आ गई है। जी बिल्कुल, अनुदान काफी उसमें अनुदान आ गया है ताकि उसकी लागत कम हो। तो एक तरफ से लागत कम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें जो फिनटेक आपने बताया वो भी काफी मददगार हैं जी। और दूसरी तरफ के आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि सिर्फ एक तो है एमएसपी गवर्नमेंट ने कहा है खर्चे से 150%, 1.5 गुना एमएसपी कम से कम जरूर होगा जी, ताकि किसान का जो लागत और जो कहा वो करके भी दिखाया है और 1.5 गुना होगा जी। लेकिन किसान अपना अगर एफर्ट लगाएगा, अपना मिलजुल के अपना मार्केटिंग को सुदृढ़ करेगा जी, तो ये 1.5 गुना से 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है जी। बिल्कुल। आप जानते हैं कि खासकर फल सब्जियों में और मिल्क में, जैसे फिशरीज में, वहाँ पोस्ट हार्वेस्ट या पैदावार के बाद के लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं किसान के जी। बिल्कुल। अगर समय पे वो चीज नहीं बिकती है
तो वो या तो इतनी सस्ती बिकती है कि खर्चा पूरा होना मुश्किल हो जाता है, या फिर वो खराब हो जाती है जी, समय पे बिक नहीं पाती है, तो या समय पे उसका पैसा किसान को मिलता नहीं है जी। बिल्कुल, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग समय होना के लिए, और उसके लिए भी जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो ध्यान दिया गया बजट में, अभी हम बात सिर्फ केसीसी पे ही रख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बजट में पिछले 2-3 बजट में देखने में आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ना हो जी। किसान, जैसे विकास जी ने बताया, अपना एफपीओ बना के 100, 200, 300 किसान इकट्ठा अपना प्रोड्यूस, उसका भंडारण साइंटिफिक ढंग से ताकि लॉस ना हो जी, उसको इन से जोड़ के जी उसका बेहतरीन उसका दाम ले सकें और कितना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब काम के लिए गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत में एक नई स्कीम लेके आए हैं जी। बिल्कुल, उसमें इंडिविजुअल भी उसमें एलिजिबल हैं और एफपीओ एसएचजी ग्रुप्स भी एलिजिबल हैं। उनके लिए भी काफी फायदा, उनके लिए भी काफी फायदा है कि जो छोटे किसान हैं, कई बार वो बड़ा प्रोजेक्ट अपने लिए नहीं लगा सकते, तो वो मिलजुल के एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं। और ये एग्री इंफ्रा में 2 करोड़ तक का जो लोन होगा, मान लीजिए 100 या 200 किसान मिलके लगाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो 2 करोड़ पे 3% जो जैसे केसीसी में सबवेंशन है, इनके प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ तक 3% का सबवेंशन जी। 2 करोड़ रुपए तक इनको कोई कोलेटरल एफपीओ को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या किसी भी किसान को, अगर इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं अच्छे किसान, तो वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी के बजाय वो जो सीजीटी एसएमई गवर्नमेंट का एक कवरेज है सिडबी के माध्यम से जी, वहां का जो फीस होगा वो भी गवर्नमेंट अपने फंड से देगा। और इसी को शायद हम आधुनिक कृषि कह सकते हैं, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री का भी फोकस रहता है कि जो कृषि है अब उसमें आधुनिकता को हमें और ज्यादा शामिल करना होगा। और यही आधुनिक कृषि जो है ना सिर्फ कृषि रहेगी, बल्कि जो हमारे कृषक हैं उनको एक व्यवसायी के रूप में, उनको एक उद्यमी के रूप में विकसित कर रही है, जिससे और ज़्यादा आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे देश को, हमारे देश की कृषि को मिल सके। आगे भी इस बारे में आपके साथ जानकारी को हम साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार बात कर रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत के बजट 2021 और 22 की, किस तरीके से गांव किसान और कृषि क्षेत्र के लिए नई नई सौगातें लेकर आया है, और उसी में से एक है कृषि ऋण। अभी तक आपने जाना कितना फायदा हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकता है, क्योंकि जो इसका लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, कृषि का इसका लक्ष्य निर्धारित होता है और ये निर्धारित किया जाता है किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए। इस बार इसको 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा अलग अलग योजनाओं के माध्यमों से, और ज़्यादा आत्मनिर्भरता जो है उनमें नजर आ सकेगी। और खासतौर से रुक्मिणी जी, अगर देखा जाए एक बदलाव की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये बदलाव आधुनिकता का और आत्मनिर्भर भारत का बदलाव हम मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि आत्मनिर्भरता के ओर हम जाएं, और इसी डायरेक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया है। 10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा है, एंड मेनी अदर स्कीम्स अनाउंस किया है। जी बिल्कुल, अनगिनत योजनाएं हम मान सकते हैं किसानों के लिए, और इन्हीं योजनाओं का जो समावेश है कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे खासतौर से जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहा है। विकास जी, जो विकास की गति की हम बात कर रहे हैं, और क्या उस गति में हमें नजर आएगा, कितना बदलाव आने वाले समय में हम देख पा रहे हैं? जी, बदलाव तो जरूर आएगा। जैसे कि अभी टारगेट बढ़ाया है सरकार ने, उसके अलावा जो कुछ स्कीम्स चल रही हैं उस पर भी और थोड़ा सा बल दिया जाएगा, पुश किया जाएगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम आपने सुना होगा, स्वयं सहायता समूह, जिसमें 10 से 20 लोग एक साथ आके बैंक को अप्रोच करके बैंक से ऋण ले सकते हैं, और उनकी म्यूचुअल लायबिलिटी होती है। और ये स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रही है। ये 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया था, उसके बाद SGSY आया, आपने देखा होगा, और अब NRLM के माध्यम से उस स्कीम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप
जिसे हम कहते हैं, जैसे पीएनबी से जीएम साहब ने बताया था कि कई किसान हैं जिनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं, किसी और की ज़मीन पे खेती करते हैं, शेयर क्रॉपर जिसे हम कहते हैं, टेनेंट फार्मर कहते हैं जी। तो ऐसे जो किसान हैं उनको अगर लोन लेना है तो वो एक ग्रुप बना के, जिसमें मिनिमम 4 और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, ग्रुप बना के, ग्रुप के माध्यम से भी वो इंडिविजुअली भी और ज्वाइंटली भी बैंक से लोन दे सकते हैं। ये ऑलरेडी ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, बैंक इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए आने वाले वर्षों में। जी बिल्कुल, आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इजाफा किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और जैसा विकास जी ने कहा कि पूरी तरीके से जो बैंकों का सहयोग है वो भी हमें नज़र आता है। अरुण जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो बैंक हैं अपने स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की हम बात करते हैं, नाबार्ड की ऐसी एजेंसी जो है उनकी तरफ से अगर बात की जाए, कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको उनसे लग रहा है कि जो बैंक की आवश्यकताएं थी वो भी पूरी हो रही हैं, किसानों की तो हो ही रही हैं, लेकिन बैंक में भी इस तरह के बदलाव की आवश्यकता थी जो आज के समय में है? जैसे मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी शुरू से ही कृषि क्षेत्र के लिए एक ऋण सीमा निर्धारित की हुई है जी। हर बैंक को अपने ऋण का, कुल ऋण का 18% एग्रीकल्चर में देना ही होता है। अगर वो ना दे तो बाकी का जो जितनी भी कमी पड़ती है वो नाबार्ड को देना पड़ता है, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाता है। वो बहुत कम ब्याज पे वहाँ चला जाता है और जिससे कि रूरल डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स है उनको स्थापित किया जाता है जी। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें जो सीमांत और लघु किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इस पे स्पेशल फोकस है। पहले 18 में से 8% उनको ऋण देना सुनिश्चित किया गया था जी। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले साल उसको बढ़ा के 9% और उसके अगले साल 10% कर दिया जाएगा जी। इसका मतलब अब फोकस जो है सीमांत और लघु किसानों पे ज्यादा रहेगा ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा पाए जी। तो ये जो फोकस है हमारा, उनकी आमदनी बढ़ाने का है। और जो वो आमदनी कब बढ़ा पाएंगे, जैसे मैंने बताया कि कृषि के साथ साथ जो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जैसे डेयरी है, हमने इसीलिए केंद्रित किया है डेयरी पे, फिशरी कृषि से जुड़े दूसरे क्रियाकलाप है उनको भी जोड़ना होगा। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमने पाया है कि ये दूसरे सेक्टर्स किसान को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक ही जगह निर्भरता ना रहे, आप एक ही जगह निर्भरता ना रखें। आप अगर डेयरी में भी काम कर रहे हैं, अगर किसान ने 4 पशु भी, दुधारू पशु भी रखे हैं तो फसल में नुकसान हुआ है तो कम से कम उसका गुजारा दुधारू पशुओं की आमदनी से चलता रहेगा जी। और इसके जैसे एग्री इंफ्रा फंड बनाया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया है जी बिल्कुल। तो उसमें जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, फीड मिल लगेंगी, उसको प्राप्ति के लिए उस सब की, क्योंकि इस टाइम पे 53 मिलियन मीट्रिक टन हमारा मिल्क प्रोसेस होता है जी। इसको 2025 तक दुगने से ऊपर लेके जाना है जी बिल्कुल। तो इसमें जितने भी छोटे से लेके बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, चाहे वो एफपीओ या एसएचजी फेडरेशंस वगैरह वो इकट्ठे कलेक्टिव भी लगा सकते हैं जी। तो उसमें कोई सीमा तय नहीं है 2 करोड़ तक। अगर वो यूनिट 50 करोड़ का भी होगा या 100 करोड़ का भी होगा, उस पे 3% सबवेंशन, क्योंकि ये काफी कैपिटल इंटेंसिव चीज है जी बिल्कुल। ये लागत इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा लगती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो उसमें ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया है कि प्राइवेट कैपिटल भी किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में आए, उसको सुचारू उसको मदद देने के लिए 3% का सबवेंशन उस पे भी दे दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क की प्रोसेसिंग हो। क्योंकि हमें पता है कि मिल्क प्रोडक्शन अगर एक स्तर से ज्यादा होगा उसको प्रोसेस नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा जी, या बहुत सस्ता बिकेगा जी, तो उससे किसान की आमदनी को ठेस लगती है बिल्कुल। और किसान की आमदनी को ही ध्यान में रखते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और खासतौर से विकास जी, यहाँ अंतिम टिप्पणी आपसे भी मैं चाहूंगा, ये कितना जरूरी, ना सिर्फ किसान की आमदनी को हम दोगुना करें, जो देश है आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी में कृषि का जो योगदान है वो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ उस योगदान को बढ़ाया जा रहा है बल्कि और ज्यादा मजबूती जो है वो प्रदान की जा रही है किसानों को और कृषि क्षेत्र को जी। बहुत ही जरूरी है, जैसे कि किसान या खेती, सबसे पहले तो जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए जो हम बात करते हैं, जो हम आज खाना खाते हैं वो किसान ही उगाता है और यही बात आज तक सभी कहते आ रहे हैं। तो उनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करना, जैसे ऋण एक तरीका है, और अभी जैसे आपने बात की एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के
ये भी उसमें केसीसी में उसमें बदलाव किए गए हैं कि वो उनके लिए भी ऋण दिया जा सके। आप देखेंगे बजट में इनको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जैसे आपने बताया, जैसे एक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो लास्ट ईयर बनाया गया था। जी बिल्कुल, उसमें भी करीब 8,000 करोड़ जाने हैं, पैसा जाएगा जो मिल्क यूनियंस जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जी, तो इधर से तो किसान को देंगे, प्लस वो कहाँ बेचेगा उसको, जो उसकी प्रोसेसिंग के लिए, बाकी उसके आगे मार्केटिंग के लिए इस तरह के फंड्स बनाए। प्लस फिशरीज के लिए लास्ट ईयर फंड बना था जी, वो भी एलोकेशन भी कंटिन्यूड है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सारे फंड नाबार्ड के माध्यम से ही संचालित किए जा रहे हैं। इसमें फिशरीज को जब हम केसीसी से तो किसानों को लोन दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इन फंड्स के माध्यम से क्रिएट किया जाएगा। तो चारों तरफ से मतलब मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की तरफ से भी और पूरा इकोसिस्टम में काम हो रहा है जी, ना केवल ऋण बल्कि पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो देखिए जो प्रयास है वो सिर्फ कहने भर का नहीं है, बल्कि हम मान सकते हैं धरातल पर वो हमें नजर भी आता है। इस बारे में अरुण जी आप कुछ और आखिर में किसानों को संदेश देना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वो इसका लाभ ले सकें कृषि ऋण का? इसमें एक बार और कहना चाहूँगा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है वो एक नया आत्मनिर्भर भारत में लॉन्च किया है जी, और उसमें बड़े हार्बर्स भी डेवलप होने हैं 5 जी, लेकिन छोटे जो मछली पालक हैं, चाहे वो मैरीन फिशरी हो, मतलब समुद्री इलाकों की हो, चाहे वो इनलैंड हो, जो कि किसी भी क्षेत्र में जहां पानी के टैंक बना के हम लोग हरियाणा या नॉर्थ में भी काफ़ी अच्छा उसमें योगदान दे रहे हैं, तो वो स्कीम्स के अंतर्गत भी काफ़ी आमदनी की गुंजाइश है जी। तो किसान अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेके, क्योंकि इसमें विशेष ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, वरना ज़्यादा आमदनी देने के लिए मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, ये बहुत से माध्यम हैं, लेकिन इनके लिए विशेष ट्रेनिंग होता है। तो जो आप जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी रखा है, मेरे यहाँ 12 फार्मर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जो कि ट्रस्ट के माध्यम से हम चला रहे हैं, वो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं और भी ज्यादा इसमें इजाफा हो सके, ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल जाए। आखिर में रुक्मिणी जी आपकी भी राय हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के बजट में एक तोहफा हम मान सकते हैं, जो कृषि कर्ज का लक्ष्य था उसको बढ़ाया गया है और तमाम योजनाओं को जोड़कर अगर देखा जाए जिनका जिक्र विकास जी ने किया, अरुण जी ने किया, कितना लाभ आने वाले समय में किसान को मिलने वाला है? पूरा गवर्नमेंट का फोकस इसी पे है कि फार्मर्स जो मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे, उनका फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब फार्मर्स का इनकम जो है डबल होगा या उनके सस्टेन करने लायक होगा। इसको अचीव करने के लिए हम ये चाहते हैं कि दैट फार्मर्स को जो है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ केसीसी मिले, उनको जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो 86% ऑफ द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर स्कीम्स का फोकस रहे, सो दैट उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, सो दैट जो है मनी लेंडर्स के थ्रू उनको ऋण लेना पड़ता है उसको अवॉइड कर सकें। And focus should also be on animal husbandry and fisheries. And the overall focus is to remove all kinds of hindrances in access to credit to the farmers, because हर चीज का बेसिक जो है कैपिटल है, जो मनी है, वो मिलने से जो है एक प्रोग्रेस दिखेगा। इनफैक्ट अगर जो स्कीम मैं डील कर रही हूँ उसकी बात अगर मैं कहूँ, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें हम फार्मर्स को ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं 7% पे, और वो कम होके 4% पे है। उम्मीद यही कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और जो इस देश का किसान है, अन्नदाता है, वो और ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आएगा, तभी देश हमारा आत्मनिर्भर हो सकेगा। फिलहाल आज आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने भी किस तरीके से हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है 2021 और 22 का गांव, किसान और कृषि क्षेत्र के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है, मजबूती देने वाला है। और ना सिर्फ हम अगर बात करते हैं कृषि ऋण की भी, बल्कि इसके साथ साथ देखिए हर स्तर पर जो किसान की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो जुड़ी हुई हैं। हर एक योजना में अगर देखा जाए आवश्यकता रहती है किसान की, और उन्हीं तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बार बजट में हमने देखा जो प्रावधान रखा गया है, जो सुविधाएँ किसानों को दी जा रही हैं, वो जल्द ही आने वाले समय में किसानों तक पहुँचेंगी, और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एक संकल्प है, जो सपना है, वो जल्द ही साकार हो सकेगा कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती देकर। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।